गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन यानी कि क्रॉस, जब हम हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस करवाते हैं किसी एक कैरेक्टर को लेकर, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल जीन, यानी कि किसी एक कैरेक्टर या किसी एक जीन को लेकर उसके इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई भी एक कैरेक्टर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट, ठीक है, हाइट अगर ली है एक कैरेक्टर, है ना, अब उसमें क्रॉस करवाया है टॉल हाइट का ड्वार्फ हाइट से, तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक कैरेक्टर, मतलब दो कैरेक्टर नहीं लेना है यहाँ पे, सिर्फ मैंने एक ही कैरेक्टर हाइट को लिया, दूसरा कैरेक्टर नहीं लिया है। जैसे दूसरा कैरेक्टर फ्लावर का कलर हो सकता है या सीड का कलर हो सकता है, तो मैंने इतने कैरेक्टर्स नहीं लिए हैं। ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस शॉर्ट में अगर बोले तो जब हम इनहेरिटेंस करते हैं सिंगल जीन के लिए और एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको हम डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी मैंने बात करी कि हम हाइट का कैरेक्टर लेते हैं, तो हाइट के लिए एक हमने टॉल हाइट ली और एक ड्वार्फ हाइट ली, उनका क्रॉस कराया, यानी कि उनके कैरेक्टर्स को मिक्स कराया या हाइब्रिडाइजेशन कराया। तो टॉल प्लांट के हाइट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट में किया, तो हमको यहाँ पर एक टॉल प्लांट मिला। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो टॉल प्लांट है वो एक पेरेंट है और ड्वार्फ प्लांट वो भी पेरेंट है, और उन दोनों का क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा हमको प्लांट मिल रहा है, उसके बाद हमको ये F1 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट मिल रहा है। ये वाला जो प्लांट है, ये एक ही प्लांट हमको F1 जनरेशन में मिल रहा है। F1 यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट क्रॉस ही तो है ये, है ना। तो उसके बाद जो हमको जनरेशन में प्लांट मिल रहा है वो F1 जनरेशन का आएगा। F1 का पूरा नाम होता है फिलियल जनरेशन। ठीक है, अब उसके बाद ये तो प्रोसेस समझ में आ गया कि टॉल प्लांट का ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करेंगे तो हमको यहाँ पर F1 जनरेशन में एक प्लांट मिला जो टॉल था। अब आप ध्यान से देखो, पेरेंट्स में दो कैरेक्टर थे, है ना, एक थी टॉल हाइट और एक ड्वार्फ हाइट, है ना, बट हमको F1 जनरेशन में टॉल हाइट मिली। इसका ये मतलब हुआ कि F1 जनरेशन में हमको जो प्लांट मिला उसका कैरेक्टर सिर्फ एक ही पेरेंट्स से मैच हो रहा है। दूसरे पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो हमको F1 जनरेशन में नहीं दिख रहा है ना। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि टॉल प्लांट का जो ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में हमको जो प्लांट मिला वो टॉल था, जिसका कैरेक्टर सिर्फ एक ही पेरेंट से मैच हो रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, तो इतना समझने के बाद हमको ये पता चला कि F1 जनरेशन में जो हमको कैरेक्टर मिलता है ना, F1 जनरेशन में हमको एक ही कैरेक्टर मिला है, तो F1 जनरेशन में हमको जो भी कैरेक्टर मिलता है, यहाँ पर हमको टॉल कैरेक्टर मिला है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो टॉल कैरेक्टर हुआ ये क्या हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, इसको हम डोमिनेंट कहेंगे। ओके, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब इसकी सेल्फिंग होगी। अब हम आपको दिख रहा है सेल्फिंग, ठीक है, सेल्फिंग में इसी वाले कैरेक्टर में क्रॉस करवाएंगे। मतलब पहले हमने पेरेंट्स में दो डिफरेंट कैरेक्टर लिए थे, अब यहाँ पर दोनों सेम कैरेक्टर्स का इसी वाले कैरेक्टर में सेल्फिंग करवाएंगे, तो हमको यहाँ पर 4 प्रोबेबिलिटीज़ मिल सकती हैं, है ना। फर्स्ट रहेगा या तो आपको टॉल प्लांट मिलेगा या तो टॉल मिलेगा, है ना। थर्ड रहेगा फिर टॉल मिलेगा, फोर्थ रहेगा ड्वार्फ। ठीक है, तो अब इससे हमको क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है ये प्रोबेबिलिटी जो भी है उसमें ये बात क्लियर हो गई कि हमको टॉल तो मिले, है ना, यहाँ पर टॉल तो हमको मिले, 3 टॉल मिले, लेकिन ड्वार्फ वाला कैरेक्टर भी दिखा। मतलब जो कैरेक्टर हमको F1 जनरेशन में नहीं दिखा था, कौन सा कैरेक्टर नहीं दिखा था, ये वाला कैरेक्टर नहीं दिखा था, है ना, वो कैरेक्टर अब हमको F2 जनरेशन में दिख गया।
ठीक है, ये बात आई समझ में। तो हमको यहाँ पर 3 हमको टॉल प्लांट मिले, ठीक है, और 1 हमको डwarf प्लांट मिला। और F2 की जो जनरेशन है उसके अंदर हमको वो कैरेक्टर भी दिख गया जो F1 जनरेशन के अंदर नहीं दिखा था या फिर हाइड हो गया था। ओके, तो अब ठीक है, इतना सब कुछ क्लियर है। बट ये सब इन सब का क्या रिज़ल्ट है, इसका ये चीज़ हमको मालूम पड़ी कि F1, अब यहाँ पर एक और बात भी तो हो सकती थी कि F1 जनरेशन में टॉल और डwarf दोनों का मिक्स करके उनका एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर बन जाता। मतलब ना तो प्लांट की हाइट बड़ी होती ना छोटी होती, एक बीच की हाइट यहाँ पर दिख सकती थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि जब टॉल प्लांट का किसी डwarf प्लांट से हम क्रॉस कराते हैं तो हमको जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में दिखता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। जो कैरेक्टर हमको F1 जनरेशन में दिखता है वो तो डोमिनेंट होता है, लेकिन जो कैरेक्टर हमको F1 जनरेशन में नहीं दिखता है वो क्या कैरेक्टर होता है, वो रेसेसिव कैरेक्टर होता है। ठीक है, वो रेसेसिव कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट बात हो गई। हमको यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जो कैरेक्टर हमको F1 जनरेशन में दिखता है वो डोमिनेंट होता है और जो नहीं दिखता है वो रेसेसिव होता है। अब जब दोनों कैरेक्टर्स की सेल्फिंग करवाते हैं तो हमारे को F2 जनरेशन के अंदर वो वाला कैरेक्टर भी दिख जाता है जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिखा था या F1 जनरेशन में हाइड हो गया था। इन शॉर्ट, हमको F2 जनरेशन के अंदर रेसेसिव वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो ये पूरा जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन था अकॉर्डिंग टू NCERT। अब इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेते हैं हम। डोमिनेंट कैरेक्टर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही दिया, ये वही लिखा है। डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो हमको F1 जनरेशन में दिखता है और पेरेंट के किसी एक कैरेक्टर से मैच करता है। तो यही हमने यहाँ पर देखा था, है ना। टॉल कैरेक्टर दिखा था जो पेरेंट के किसी एक कैरेक्टर से मैच कर रहा था, उसे ही हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट, रेसेसिव कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में हमको नहीं दिखता है, F1 जनरेशन में हाइड हो जाता है और F2 जनरेशन में हमको दिख जाता है, वो रेसेसिव कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट है थ्योरी। अब थ्योरी ये सब किसने किया था, इसके बारे में तो छोटी सी थ्योरी लिखी है। तो ये लिखा है टॉल और डwarf प्लांट में क्रॉस किसने किया था, मेंडल ने किया था। और किसी एक जीन के बारे में स्टडी करना उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, F1 जनरेशन को फिलियल जनरेशन कहते हैं जिसके अंदर हमने टॉल प्लांट हमको दिखा था, है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा था। और F2 जनरेशन में हमको जो रेशो दिखा था वो 3:1 दिखा था। अब 3:1 कैसे, 3:1 यानी कि जो हमको यहाँ कैरेक्टर दिखा था टॉल प्लांट का, वो 3 प्लांट थे टॉल तो 3 रेशो हुआ था, और डwarf एक था तो उसका रेशो 1 हो गया, है ना, 3:1। तो यही बात यहाँ थ्योरी में लिखी है। नेक्स्ट है इसके बेसिक्स। अब ये बेसिक्स क्या है, ये वही चीज़, मतलब अगर आपने ये वाला डायग्राम समझ लिया है ना तो उसकी थ्योरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने अभी यहाँ पर डायग्राम में समझाया वही इसकी थ्योरी है। स्टिल मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जीन, है ना, यहाँ पर जीन के बारे में बोला, फैक्टर के बारे में बोला, यानी कि जो कैरेक्टर पेरेंट्स से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, है ना, उनके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उनको उन्होंने जीन कहा। ठीक है, नेक्स्ट है जीन जो था। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन आपको देखने को मिलेगी जो ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछी जा सकती है वो है जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जीन सबसे छोटी यूनिट होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, अपोजिट कैरेक्टर्स लिए थे। कैसे, टॉल हाइट और डwarf हाइट, तो दोनों अपोजिट कैरेक्टर हुए। कैपिटल लेटर से हम किसको लिखते हैं, डोमिनेंट ट्रेट को लिखते हैं, डोमिनेंट जो फर्स्ट जनरेशन में दिखते हैं। और स्मॉल लेटर्स में हम रेसेसिव कैरेक्टर को दिखते हैं जो फर्स्ट जनरेशन से हाइड हो जाते हैं और F2 जनरेशन में दिखते हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बाय बाय।